सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपके संस्कृत के पेपर की तैयारी अंतिम चरण में है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर जी इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करवा दीजिए, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से सभी बच्चों को ये पता हो जाता है कि प्रश्न कैसे आएगा, उत्तर कैसे लिखना है, कितने टाइप के प्रश्न आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, कितने डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे, पत्र कैसे आएगा, चित्र वर्णन कैसे आएगा। ये सब बातों को आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये मिड टर्म का पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, क्लास 9th का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8वीं तक आपने 60 नंबर का पेपर दिया था, 9th क्लास में 80 नंबर का पेपर है। तो हम सीधा आते हैं प्रश्न पर। तो आपके पेपर में कितने प्रश्न होंगे? 19 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न किसका होता है? अनसीन पैसेज का, जिसको संस्कृत में क्या लिखा होगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संस्कृत में यही तो समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है। तो पहला प्रश्न होगा अपठित अवबोधन का। तो इसमें देखिए एक पैसेज आया हुआ है 80 से 100 शब्दों का। तो यहाँ पर देखो लिखा है अधोलिखितम अनुच्छेदम, नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को, अनुच्छेद मतलब क्या होता है? पैसेज। पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सर्वप्रथम आप जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ें, क्योंकि पेपर के पहले आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो पैसेज को पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे अभी। शूरवंशे सर्वप्रथम मनुर्नाम निरपः अभवत्, तस्य कुले एव दिलीपः इत ख्यातनामा राजा समुत्पन्नः। राजा दिलीपः सर्वेषां विषयाणां ज्ञाता आसीत्, तथापि सः सर्वदा अभिमानरहिता पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशीला आसीत्। दिलीपः न्यायपूर्वकं पितृवत् च प्रजापालनं करोति स्म। सः प्रजायाः रक्षणे सर्वदा उद्यतः भवति स्म, अतः सः एव प्रजायाः पिता आसीत्। राजा दिलीप यदा चिरं सन्ततिं न अलभत, तदा तं गुरुवसिष्ठः सन्ततिं प्राप्तुं कामधेनोः पुत्र्याः नन्दिन्याः सेवार्थम् आदिशत्। दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवसपर्यन्तं गोसेवाम् अकरोत्। 22तमे दिने एकः सिंहः नन्दिनीम् आक्राम्यत। दिलीपः गोरक्षायै स्वशरीरं समर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। प्रसन्नः नन्दिनी तस्मै सन्ततेः वरम् अयच्छत्। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा प्रश्न पे आएंगे। तो इस पैसेज से 4 टाइप का प्रश्न होगा। पहले टाइप का प्रश्न कैसा होगा? एक पदेन यानी 1 वर्ड में। तो इसको ढूंढने का उपाय क्या है? प्रश्न को पढ़ेंगे और पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है वही लिखेंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? शूरवंशे सर्वप्रथमम कः नृपः अभवत्। अब देखो शूरवंशे सर्वप्रथम कः नृपः अभवत्, ये लाइन पैसेज में नंबर 1 लाइन पर भी देखो ना, यहाँ पे बस इसका उत्तर देखो यही मिल गया ना। कितना आसान होता है पैसेज से उत्तर ढूंढना। प्रश्न पढ़िए और पैसेज में वो लाइन दौड़ाइए, कहाँ पर है उत्तर मिल जाएगा। तो एक पद में अगर इसका उत्तर लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुः। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, मनुः। दूसरा प्रश्न है दिलीपः कया सह गोसेवाम अकरोत्। दिलीप ने किसके साथ गोसेवा की? अब ये लाइन देखो यहाँ पर आई हुई है, मिल गया ना। तो किसके साथ की थी? अपनी पत्नी के साथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वभार्यया। बस एक शब्द में लिखना है। कः सर्वेषां विषयाणां ज्ञाता आसीत्, कौन सभी विषयों का ज्ञाता था। तो ये लाइन कहाँ पर आई हुई है आप जानते हैं ना, कैसे ढूंढते हैं? देखो पैसेज में ये लाइन यहाँ आई हुई है, राजा दिलीपः सर्वेषां विषयाणां ज्ञाता आसीत्। अब एक शब्द में क्या लिखेंगे? राजा दिलीपः। बस इतना ही तो लिखना होता है प्यारे बच्चों, आपको बहुत कम लिखना होता है संस्कृत के पेपर में। उसके बाद फुल सेंटेंस में यानी पूर्ण वाक्य का प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना होगा। इसमें 2 करने होंगे, 4 नंबर का प्रश्न है। दिलीपः कथम प्रजापालनम करोति स्म, दिलीप कैसे प्रजापालन करते थे।
अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये लाइन कहाँ पर आई हुई है, ये लाइन यहाँ पर आई हुई है, दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजापालनम करोति अस्म। इस तरह से उत्तर आप ढूंढेंगे तो कर लेंगे। उसके बाद अगला था गुरु वशिष्ठः किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ ने किस लिए नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। ये लाइन कहाँ पर आई हुई है, ये देखिए, गुरु वशिष्ठ से लेकर के आदिशत तक आपको इसका उत्तर फुल सेंटेंस में लिख लेना होता है। उसके बाद जो इसका सा खंड है ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या लिखा होता है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। शीर्षक लिखना होता है जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। तो इस पैसेज में आपको देखने को पता चल गया ना कि इसका शीर्षक क्या होगा, राजा दिलीपः। अब कोई बालक कह सर जी अगर हम राजा दिलीप लिख दें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राजा दिलीप लिख देंगे तब भी सही होगा, विसर्ग लगा देंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन नंबर आपको एक ही मिलेगा क्योंकि प्रश्न का एक ही नंबर का है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे इसका उत्तर भी फुल सेंटेंस में लिख देते हैं। उनको लगता है कि इसका भी उत्तर पैसेज से ढूंढ कर लिखना है और उसी में से एक लाइन लिख दिया तो उत्तर गलत हो गया। इसका उत्तर आपको एक शब्द में या दो शब्द में, बस इतना ही करना होता है। उसके बाद जो इसका फोर्थ टाइप का प्रश्न होता है यथा निर्देशम, ये महत्वपूर्ण है, यही पेपर में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। देखो पहला प्रश्न है ख्यातनामा राजा, अत्र विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद कौन है, किसमें, इन दोनों पदों में। दो पद है ना, एक विशेषण है एक विशेष है। तो विशेषण जानते हैं ना जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो विशेषण कौन हो जाएगा, ख्यातनामा। आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। राजा कैसा है, संज्ञा पद है, विशेष पद है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है भक्षणे इत पदस्य कृते विलोम पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम। यानी इसमें विलोम पद बताना है, किसका, भक्षणे का। तो भक्षणे मतलब क्या होता है, खाने में। तो इसका विलोम पद हो जाएगा प्यारे बच्चों रक्षणे, यानी रक्षा करने में। सह एव प्रजायाः पिता आसीत् अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम। आपने देखा था ना मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आया था, इसमें एक वाक्य लिखा होगा उसमें अव्यय बताना होगा। तो अव्यय पद जानते हैं ना, जिसको आप हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं, तो इसमें अव्यय पद हो जाएगा एव। उसके बाद चौथा है निरपः इत पदस्य पर्याय पदम किम। निरपः माने क्या होता है, राजा, तो क्या हो जाएगा, राजा। बस हो गया पहला प्रश्न पूरा। अगर इस तरह से हल करेंगे तब आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर, क्योंकि आपके पेपर का सबसे बड़ा वाला प्रश्न यानी अधिक नंबर वाला प्रश्न यही पहला प्रश्न होता है। उसके बाद देखिए खंड खा में रचनात्मक कार्य में आएगा 15 नंबर का। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 होगा पत्र लेखन का। किसका होगा, पत्र लेखन का, यानी संस्कृत में आपको चिट्ठी लिखनी है, यानी लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। कि कितने नंबर का प्रश्न होगा, ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है भवान वशिष्ठा अस्ति, भवान नवमी कक्षायां पठति। आपका नाम वशिष्ठ है, आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। नवंबर मासे, नवंबर के महीने में, भवतः आपके, भवतः मतलब आपके, ज्येष्ठ भ्रातुः ज्येष्ठ भाई का विवाहस्य आयोजनम अस्ति। नवंबर महीने में आपके भाई के विवाह का आयोजन है। अस्मिन् मांगलिक का आयोजने, इस मांगलिक आयोजन में भाग ग्रहणाय यानी पार्टिसिपेट करने के लिए, एक सप्ताहस्य अवकाशार्थम, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए, प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। तो प्यारे बच्चों पत्र में ध्यान देना कि पत्र लिखने वाला कौन है, वशिष्ठ है। किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है। और पत्र का विषय क्या है, अवकाश चाहिए, यानी छुट्टी चाहिए, यानी लीव की एप्लीकेशन है, छुट्टी का पत्र है। बस पत्र में इतनी ही बातों का ध्यान देना है, लिखने वाला कौन है, किसको लिखा जा रहा है और विषय क्या है। अब पत्र कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमने आपको पत्र को लिख करके दिखाया है। तो देखिए पत्र कैसे लिखेंगे।
तो ये देखिए, आपको पत्र में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम आप पत्र में डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आप बाएं साइड पे हिंदी में क्या लिखते हैं, सेवा में। तो सेवा में उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सेवायाम। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं, सेवायाम। क्योंकि सेवा शब्द जो है बालिका की तरह है, तो जैसे बालिका का होता है बालिकायाम, तो वैसे सेवा का बन जाएगा सेवायाम। अब सेवायाम का अर्थ क्या होता है, सेवा में। उसके बाद प्रधानाचार्य का संबोधन लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदयाः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय दिल्ली। अब यहाँ पे कोई बालिका कहे सर जी हमारी जो प्रिंसिपल है वो फीमेल हैं यानी महिला हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो आपको बताएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका नाम निश्चित कर दिया गया है कि आप वशिष्ठ हैं, और किसको पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को। अब यहाँ पे देखो ना, प्रधानाचार्य ही लिखा हुआ है, तो आपके प्रिंसिपल मेल हैं फीमेल हैं उससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है हमें वो ध्यान देना है कि पत्र लिखने वाला कौन है, किसको पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या लिखते हैं, विषय। तो विषय कैसे लिखेंगे, देखिए, एक सप्ताहस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अब ये विषय हमने कहाँ से लिया, देखो यहाँ आपके प्रश्न में ही लिखा हुआ है, एक सप्ताहस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। कितना आसान होता है पत्र लिखना, बस केवल थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी होती है। उसके बाद क्या लिखते हैं, महोदयाः। उसके बाद क्या लिखेंगे, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। यत, यत मतलब कि, जिसको आप हिंदी में लिखते हैं ना सविनय निवेदन है कि, उसी को क्या कहते हैं, यत। उसके बाद क्या लिखेंगे, अहम भवतः विद्यालय नवमी कक्षायां पठामि, मैं आपके विद्यालय में 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। उसके बाद देखो प्रश्न में लिखा हुआ है, नवंबर मासे भवतः ज्येष्ठ भ्रातु विवाहस्य आयोजनम अस्ति। तो इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, नवंबर मासे को वैसा ही लिख लेंगे। अब जहाँ पे भवतः था, देखो ना यहाँ पे भवतः, भवतः मतलब आपके, ध्यान देना, यही आपको नंबर दिलाएगा एप्लीकेशन में। भवतः मतलब होता है आपके, तो आप पत्र में लिखेंगे मम। मम मतलब मेरे, मम मतलब मेरे, यानी भवतः को मम में बदला और पूरी लाइन वैसे की वैसी हमने कॉपी कर दी। कितना आसान होता है। उसके बाद अष्टमिन मांगलिक कार्यक्रमे आयोजने भाग ग्रहणाय एक सप्ताहस्य अवकाशस्य आवश्यकता अस्ति। अभी आवश्यकता अस्ति थोड़ा सा पद हमने जोड़ा, यानी उस आयोजन में शामिल होने के लिए हमें एक सप्ताह की छुट्टी की आवश्यकता है। अब अंत में क्या लिखेंगे, अतः प्रार्थये, प्रार्थये मतलब प्रार्थना करता हूँ, यत कि एक सप्ताहस्य अवकाशम प्रदाय, एक सप्ताह की छुट्टी दे करके अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्तः, आप हमें अनुग्रहित करें, भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, सादरम धन्यवादाः। उसके बाद भवतः आज्ञाकारी शिष्यः। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे जो पत्र के प्रश्न में नाम लिखा होगा वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन में कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना होता। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन है। क्या है, चित्र वर्णन। एक चित्र दिया गया होगा, उसके लिए सहायता के लिए मंजूषा भी मिलेगी, और इसमें 5 वाक्य बनाने हैं। 5 नंबर का प्रश्न होता है, प्रश्न नंबर 3। तो कैसे वाक्य बनाएंगे, उसके लिए देखिए हम आपको 3 क्रियापद बता रहे हैं, अस्ति, अस्ता, सन्ति। अस्ति मतलब होता है एक व्यक्ति है या एक वस्तु है। अस्ता मतलब होता है 2 व्यक्ति या 2 वस्तु हैं। और सन्ति मतलब होता है बहुत से हैं। बस कैसे वाक्य बनाएंगे, ये देखिए। पहला वाक्य हमने बनाया, इदम मार्गस्य चित्रम अस्ति। मार्ग मतलब ये रास्ते का चित्र है। उसके बाद वस स्थानकम अस्ति। अब ये देखो ना, वस्त स्थानकम, ये यहाँ पे मिल गया हमको। बस स्थानकम का अर्थ होता है बस स्टैंड, यानी बस अड्डा। तो चित्र में देख रहे हो ना, ये बस स्टैंड है जहाँ पे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं और बस आई है, कुछ लोग उसमें चढ़ रहे हैं। तो अगला वाक्य क्या बनाएंगे, जनाः प्रतीक्षारताः सन्ति। लोग प्रतीक्षारत हैं। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जनाः और प्रतीक्षारताः
हमने मंजूषा से ही लिया है, बस अपनी तरफ से क्या जोड़ा है, केवल संति को जोड़ दिया है। तो ये अस्ति, अस्ता, संति ये बड़े काम के हैं, इनको आप नोट कर लें। उसके बाद क्या वाक्य बनाएंगे, जनाः बसयानम आरोहन्ति। अभी आरोहन्ति जो है मंजूषा में ही दिया गया है कि लोग बस में चढ़ रहे हैं। अगला वाक्य क्या बनाएंगे, बालः मात्रा सह गच्छति। अब ये देखो ना, यहीं पे लिखा हुआ है बालः मात्रा सह गच्छति। जो बालक है वो अपनी माता के साथ, देखो चित्र में ये बालक है, ये उसकी मम्मी है और हाथ पकड़ के जा रहा है। उसके बाद क्या बनाएंगे, सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, सभी प्रसन्न हैं। अब ये अपने मन से आप लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, वार्ता चलती, बातचीत हो रही है। यहाँ पे देखो ना, दो लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, चित्रम सुंदरम अस्ति। तो प्यारे बच्चों, ये जो 3 वाक्य है ना, सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, वार्ता चलती, चित्रम सुंदरम अस्ति। अब जब आपको कोई वाक्य बनाना नहीं आ रहा है तो इन 3 वाक्यों में से आप कोई 2 वाक्य या तीनों वाक्य लिख करके आप नंबर पा सकते हैं। तो कितना आसान होता है ये चित्र वर्णन करना। उसके बाद इसके अथवा के रूप में अनुच्छेद का प्रश्न आता है, अनुच्छेद लेखन का, लेकिन उससे अच्छा ये प्रश्न होता है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। इस तरह से आपने चित्र वर्णन और पत्र लेखन कर लिया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 होता है अनुवाद का। यहाँ पे देखो हिंदी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है, इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 6 दिया रहेगा, आपको 5 करना होगा। तो अनुवाद के लिए हमारी अनुवाद वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने अनुवाद के सभी बातों को बताया है। तो पहला आपका अनुवाद है, मैं बाजार जाता हूँ। तो अब मैं को क्या कहते हैं, अहम। ध्यान से देखिएगा, मैं को क्या कहते हैं, अहम। बाजार को क्या कहते हैं, आपड़म। बाजार को क्या कहते हैं, आपड़म। और जाता हूँ ये हो जाएगा गच्छामि। क्या हो जाएगा, गच्छामि। तो पहला हो गया अहम आपड़म गच्छामि। उसके बाद दूसरा वाक्य है, बालक बंदर से डरता है। अब ये डरने वाला वाक्य लगभग सभी पेपरों में आता है, 9वीं में भी आता है, 10वीं में भी आता है। तो कौन डर रहा है, बालक। तो क्या लिखेंगे, बालकः। ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा। बालक डर रहा है ना, तो बालकः। अब किससे डर रहा है, बंदर से। तो जिससे डरते हैं प्यारे बच्चों, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो बंदर को क्या कहते हैं, वानर। तो वानर में पंचमी लगाएंगे तो बन जाएगा वानरात। जैसे बालकात बनता है ना, वैसे वानरात। और डरने के लिए क्रिया होती है, ध्यान से देखिएगा, बिभेति। डरने के लिए कौन सी क्रिया होती है, बिभेति। नहीं तो हमने कॉपी चेक किया था, बहुत बच्चों ने क्या लिखा था, लिख दिया था डरेति। क्या लिख देते हैं, डरेत लिख देते हैं। लेकिन आपको डरेत नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बिभेति। डरने के लिए कौन सी क्रिया आती है, बिभेति। तो बालकः वानरात बिभेति। तो ये विभेद क्रिया आप याद कर लेंगे ना, विभेद माने क्या होता है, डरता है। तो अब आपको बिल्कुल भी संस्कृत के अनुवाद से डर नहीं लगेगा। उसके बाद आपका अगला वाक्य है, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। अब हम सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम सब की संस्कृत होती है वयम। क्या होती है, वयम। और क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत। तो क्या लिखेंगे, संस्कृतम। देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लिखते चलिए साथ साथ में, वयम संस्कृतम। अब पढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा पठामः। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पठंत लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो वयम है ना, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो इसके लिए क्रिया पठामः आएगी। तो वाक्य बनेगा वयम संस्कृतम पठामः। उसके बाद अगला है, देव गाने में कुशल है। तो कौन कुशल है, देव। तो देव का हो जाएगा देवः। और किसमें कुशल है, गाने में। तो गाना को क्या कहते हैं, गायनम। तो गाने में यानी सप्तमी विभक्ति गायने। अब कुशल है तो क्या लिखेंगे, कुशलः। कुशलः भी लिख सकते हैं, निपुणः भी लिख सकते हैं।
और है के लिए क्रिया लगाएंगे अस्ति, तो वाक्य हमारा बन जाएगा देवः गायने कुशलः अस्ति। इस तरह से वाक्य बना लेंगे आप। उसके बाद अगला है वह हमारा मित्र है। अब यहाँ देखो ना, इंग्लिश में क्या है, सी मतलब ही है, ही मतलब वह, ही इज आवर फ्रेंड। तो कैसे इसका अनुवाद बनाएंगे, लिखेंगे सह, सह माने क्या होता है, ही, और हमारा, हमारा मतलब आवर, तो हमारे के लिए संस्कृत में आता है अस्माकम। मम माने मेरा होता है, अस्माकम माने हमारा होता है। तो यहाँ पे मेरा मित्र नहीं है, हमारा मित्र है, तो सह अस्माकम। और उसके बाद मित्रम, मित्रः नहीं होता है प्यारे बच्चों, मित्रम होता है। क्या लिखेंगे, मित्रम, और उसके बाद अस्ति, सह अस्माकम मित्रम अस्ति। इस तरह से लिखेंगे, सह अस्माकम मित्रम अस्ति। समझ में आ रहा है ना अनुवाद कैसे कर रहे हैं। उसके बाद अगला है, यानी अंतिम अनुवाद है आपका, परिश्रम से सफलता मिलती है। ये तो हम सभी जानते हैं ना, मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। तो परिश्रम से, तो परिश्रम से इसको लिखेंगे परिश्रमेण। ध्यान से देखिएगा, कर्ता क्रिया का मिलान करते चलिएगा। परिश्रमेण, और क्या मिलती है, सफलता। तो सफलता लिख करके सफलताम बना देंगे। क्या बना देंगे, सफलता हो गया, सफलताम। तो परिश्रमेण सफलताम। अब मिलती है, मिलती है के लिए क्रिया मिलत भी होती है, आप मिलत भी लिख सकते हैं। मिलत मिलता मिलंत क्रिया होती है संस्कृत में। तो परिश्रमेण सफलताम मिलति, परिश्रम से सफलता मिलती है। तो इस तरह से आप अनुवाद करेंगे। और आपको बिल्कुल अनुवाद नहीं आता है, आप अनुवाद में जीरो हैं, तो हमारी अनुवाद की 25 मिनट की वीडियो आपको हीरो बना देगी, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद खंड गा आएगा, इसके अंतर्गत आपका प्रश्न नंबर 5 होगा, संधि का या विच्छेद का। 4 करने होंगे। यहाँ पे देखो ना, 5 दिए गए हैं, किसी में संधि करनी है, किसी में विच्छेद करना है। तो संधि और विच्छेद के लिए प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है कि अगर आपको देखो यहाँ पे क्या करनी है, संधि करनी है, अति प्लस यू। अब यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है, छोटी ई का मेल हो रहा है छोटी ई से, तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना, बड़ी ई में बदल जाएगी। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, अतीव। क्या बन जाएगा, अतीव। इस तरह से। उसके बाद दूसरे में क्या करना है, देखिए विच्छेद करना है। तो विच्छेद करने के लिए ट्रिक क्या है कि आप इसको 2-3 बार बोलिए तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ से अलग होगा। इत अवदत, इत अवदत, इत अवदत। अब देखो अपने आप निकल के आ गया ना, क्या निकल के आया, इति प्लस अवदत। ये विच्छेद करने का बेस्ट ट्रिक है, ध्यान से। अगर हमारी बेस्ट ट्रिक पसंद आई है तो थोड़ा सा कमेंट कर दो ना, हमको भी अच्छा लगेगा आपको पसंद आ रहा है। उसके बाद आपका तीसरा है भानु प्लस उदयः। अब इसमें देखो छोटा उ और छोटा उ मिल रहे हैं, तो दीर्घ संधि में छोटा उ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा उ। तो आपका शब्द बन जाएगा भानुदयः। क्या बन जाएगा, भानुदयः। इस तरह से। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। उसके बाद चौथे में विच्छेद करना है, जलौघा। अब इसको 2-3 बार बोलिए, जलौघा, जलौघा, जलौघा। तो देखो अपने आप अलग हो गया ना, क्या होगा, जल प्लस ओघा। अब ओघा माने क्या होता है प्यारे बच्चों, ओघा माने होता है बहाव या प्रवाह। तो जल मतलब क्या होता है, पानी, तो ओघा माने बहाव। तो जलौघा का अर्थ होता है पानी का बहाव। लेकिन यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। उसके बाद अंतिम में है मानव प्लस उचितम। अब इसमें देखो कौन कौन मिल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे छोटा आ का मेल हो रहा है किससे, ऊ से। तो आपने गुण संधि में पढ़ा है ना, आ और ऊ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। किस संधि में, गुण संधि में। प्यारे बच्चों अगर आपको संधि बिल्कुल नहीं आती है ना, तो हमने संधि की वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाएं, संधि को अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मानवोचितम। क्या बन जाएगा, मानवोचितम। बस कितना आसान होता है संधि और विच्छेद करना, अगर समझ में आ गया तो।
उसके बाद प्रश्न नंबर 6 होगा किसका, विभक्ति का। यहाँ पे वाक्य लिखा होगा, वाक्य में एक पद जो है इन्वर्टेड कामा में लिखा होगा, उसकी विभक्ति बतानी होगी आपको। तो यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा हुआ है, नगरात। नगरात में विभक्ति कौन सी है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। उसके बाद अगला है अनुजः षष्ठी कक्षायाम पठति। मत मतलब मुझसे, माम मतलब मुझको, मम मतलब मेरा, मह्यम मतलब मेरे लिए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, मम। आपका गा वाला विकल्प सही होगा, मेरा छोटा भाई छठी क्लास में पढ़ता है। यह वाक्य का अर्थ होगा। उसके बाद थर्ड है आपका सर्वत्र प्रकाशः भवति। सर्वत्र प्रकाश होता है किसका, सूर्य का। तो सूर्य का, तो यहाँ पे देखो ना भानुजस नहीं होगा, वो होगा भानोः। क्योंकि जो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ना भानु का रूप है, आपके सिलेबस में भी उकारांत शब्द भानु लिखा हुआ था, आपने पढ़ा नहीं तो आपकी गलती है ना। भानु का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, भानु शब्द है ना, उकारांत शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन बनेगा भानोः। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा भानो। उसके बाद चौथा है अहम निम्ब वृक्ष आरोपयामि। मैं नीम का पेड़ लगाता हूँ। अब कहाँ लगाएंगे, बगीचे में। तो बगीचे में मतलब सप्तमी, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा उद्याने। उसके बाद आपका पांचवा है, हालांकि 4 करने हैं लेकिन हम पेपर हल करा रहे हैं तो आपको पूरा बताएंगे। प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। तो इसमें क्या भरेंगे, आत्मनः। ये आपके जो सूक्त मौक्तिकम वाला पाठ है ना, उसमें भी ये लाइन आई हुई है। क्या लाइन आई हुई है, ये श्लोक है ना, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव उद्धारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह श्लोक है प्यारे बच्चों। तो इस श्लोक की लाइन आई हुई है, जिसमें आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, इसमें क्या भरना होगा, धातु रूप। देखो यहाँ पे लिखा है ना, उचित लकारम प्रयुज्य। उचित लकार का प्रयोग करके क्रियापदम चित्वा, क्रियापद को चुन करके वाक्यानि पूरयत। यानी ये शब्द रूप कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। पहला है आपका पुरा जनाः संस्कृत भाषायाम एव व्यवहारम अस्म। तो इसमें हो जाएगा कुर्वन्ति। फटाफट मिलाते चलिए, थोड़ा गति को बढ़ाते हैं। अहम स्वः देवालयम। अब अहम आया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यामि। आपका का वाला विकल्प सही होगा। विद्वान सर्वत्र, अब क्या हो जाएगा, पूज्यते। विद्वान की सब जगह पूजा होती है। उसके बाद चौथा है चत्वारि दिनानि यावत त्वम। 4 दिनों से तुम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसीहि। क्योंकि यहाँ पे तुम है ना, ये किस धातु का रूप है, ये अस धातु का रूप है और किस लकार का है, लंग लकार का है। तो इसमें आपका गा वाला विकल्प से होगा आसीह। ये आसीह किस कौन सा पुरुष और वचन क्रिया है, ये उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है आसीह। 4 दिनों से तुम कहाँ थे। उसके बाद इस खंड का अंतिम प्रश्न है तुम सर्वदा सत्यम। इसमें सही हो जाएगा वद। तुम हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 होगा कारक और उपपद विभक्ति का। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कारको उपपद विभक्ति में आश्रित उचित पदान विकल्पेभ्यः चुनत। उचित पद आपको विकल्प से चुनने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। पहला प्रश्न है आपका अभिता मार्गो अस्ता। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ना, जो भरा जाने वाला पद है वो भी ब्रैकेट में लिखा होगा, कौन सी विभक्ति लगानी है वो भी लिखा हुआ है। तो ग्राम में द्वितीय लगाएंगे, क्या बन जाएगा, ग्रामम। बहुत आसान होगा अगर आपको शब्द रूप याद होंगे तो। उसके बाद सूरः बिभेति। सूर जो है डरता है, सूर मतलब वीर। विभेद, यहाँ पे देखो ना अनुवाद में भी विभेद आया था। विभेद का अर्थ क्या होता है, डरता है। इस विभेद क्रिया को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब जो वीर है वो किससे डरता है, अपयश से डरता है। तो अपयश में पंचमी लगाएंगे तो हो जाएगा अपयसात। अपयश माने जानते हो ना, किसी का नाम खराब हो जाना। मोदकम रोचते। अब यहाँ पे बालक में चतुर्थी लगानी है तो हो जाएगा बालकाय। जिसको कुछ अच्छा लगता है ना उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद आपका चौथा है हे करुणा सिंधो रक्ष कृष्ण संबोधन। तो कृष्ण का संबोधन में क्या बनता है, कृष्ण। जैसे बालक का संबोधन
हे बालक, राम का संबोधन हे राम, राम का रूप आप याद करते हैं ना, तो राम का संबोधन में क्या लिखते हैं, हे राम। तो वैसे हे कृष्ण करुणा सिंधो रक्ष, मेरी रक्षा करो। उसके बाद देखिए नमः वाला वाक्य इस पेपर में भी आया है, नमः गणेश में चतुर्थी लगाइए। तो आप तो सुबह उठ के या कोई भी काम करते हैं तो बोलते हैं ना, ओम श्री गणेशाय नमः, तो बस गणेशाय नमः, यानी जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो भी आपके पेपर में मिल जाएगा, गणेशाय नमः। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 होगा प्रकृति और प्रत्यय का। किसका होगा, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति जानते हो ना, यहाँ पे प्रकृति बता देते हैं, प्रकृति क्या होता है। प्रकृति वह मूल शब्द है या मूल धातु है जिससे कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, और प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय जुड़ता है। तो प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में कितनी प्रत्यय है, 4 प्रत्यय है, लेकिन उसमें से 3 प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, कत्वा, तुमुन और लेप। ध्यान से देखिए तभी आप 3 नंबर सही कर पाएंगे। अब किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है वो भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं किस प्रत्यय का क्या जुड़ेगा। तो देखो कत्वा का क्या जुड़ता है, त्वा, तुमुन का क्या जुड़ता है, तुम, और लेप का क्या जुड़ता है, या। जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे और जब अलग करेंगे तो मूल प्रत्यय को लिखेंगे, बस यही करना है, और वो भी विकल्प से। तो देखो ना पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न क्या है, राम रमा बिहस अवदत। अब बिहस देखने से पता चल गया ना, इसमें क्या मिल गया आपको, या। अब या प्रत्यय किस में होता है, लेप में होता है। तो मूल धातु मूल प्रत्यय और उपसर्ग लगा होगा, तो बिहस लेप, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद भोजनम कृत्वा भ्रमणम कुर्यात। अब क्री प्लस कत्वा, अब कत्वा का क्या जुड़ता है, त्वा जुड़ता है। अभी हमने आपको ट्रिक बताया ना, कत्वा का क्या जुड़ता है, त्वा। तो देखिए कृत्वा किस में लिखा हुआ है, खा वाले विकल्प में, तो आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। पठितुम, अब इसमें तुम मिल गया ना, तो तुमुन प्रत्यय है। अब यहाँ भी देखो तुमुन लिखा हुआ है, यहाँ भी तुमुन लिखा हुआ है, दोनों तुमुन में क्या अंतर है, यहाँ पे देखो ना तुमुन में हलंत लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जो प्रत्यय आपके सिलेबस में है उसमें तुमुन में नाम में हलंत है। ये हलंत बड़े काम की चीज़ है संस्कृत में, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सर जी हलंत ही तो नहीं लगाया है, हलंत से भी नंबर कट जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प सही होगा, पठ प्लस तुमन। उसके बाद अगला है गत्वा, त्वम कुत्र गत्वा क्रीडसी। तो गत्वा में कौन सी प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। अब यहाँ देखो ना गा प्लस कत्वा लिख दिया है, लेकिन गा नहीं है, धातु है गम, तो आपका ये जो गा वाला विकल्प है ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या होता है, संख्या लिखी होती है, संख्या का प्रश्न है। तो रामायणे कांडानि वर्तन्ते, तो यहाँ पे 7 को लिखना है, तो 7 को क्या लिखेंगे, सप्त, लिखते चलिए नहीं तो हम मिटा देंगे। उसके बाद सा फलानि खादती, कितने फल खा रही है, 4। अब यहाँ पे फलानि है तो यहाँ पे चत्वारि हो जाएगा। स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में 4 को क्या कहते हैं, चत्वारि। 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पांडवाः पंच आसन, अब 5 को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 को लिखेंगे पंच। उसके बाद 32 को क्या लिखते हैं, 32 को लिखते हैं द्वात्रिंशत। क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा द्वात्रिंशत, इस तरह से। उसके बाद ग्रंथालय मित्राणि पठन्ति। अब यहाँ मित्राणि है ना, और कितने मित्र हैं, 3। तो ये मित्र शब्द जो है नपुंसक लिंग में होता है, तो 3 को नपुंसक लिंग में क्या होता है, त्रीण, क्या होगा, त्रीण। यहाँ पे त्रयः तीसरा नहीं होगा, मित्राण की लाया हुआ है, तो त्रीण का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग संख्या का रूप याद कर लें। अगर आपको संस्कृत में गिनती नहीं आती है तो प्ले लिस्ट में जाएं, व्याकरण वाली प्ले लिस्ट में, और संख्या की वीडियो देखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 होता है उपसर्ग का। उपसर्ग आप जानते हैं ना, शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो इसमें आपको संयोज्य यानी जोड़ना है, विभज्य यानी अलग करना है। जैसे पहला है निर्गच्छति, तो इसमें आपको अलग करना है।
तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें उपसर्ग है निर। क्या उपसर्ग है, निर। और गच्छति को अलग कर दीजिए, बस इतना ही तो काम है इसमें, 1 नंबर पक्के हो गए। दूसरे में क्या करना है, अपहरति। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा देना है, दोनों को मिला देना है। किस तरह से, इस तरह से। कितना आसान है उपसर्ग वाले प्रश्न को हल करना। प्लस को हटाइए, अपहरति को जोड़ दीजिए। इसी तरह से इसमें उपसर्ग क्या है, अधि। क्या उपसर्ग है, अधि। अधि प्लस राजते लिख देंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद निपतति, कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा के जोड़ लेना है। परवहति, इसमें परा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, प्रा। कौन सा उपसर्ग है, प्रा प्लस वहति। तो उपसर्ग वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आएगा अव्यय का। किसका आएगा, अव्यय का। रिक्त स्थान के रूप में आएगा। ब्रैकेट में भरे जाने वाले 2 अव्यय दिए रहेंगे, आपको 2 में से 1 भरने होंगे। तो यहाँ पे देखो पहला वाक्य क्या है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, तत्र भरेंगे, क्योंकि यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, और शनैः माने होता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। यदा मेघा गर्जन्ति वृष्टि भवति, यहाँ पे क्या भरेंगे, तदा। क्या भरेंगे, तदा भरेंगे यहाँ पे, क्योंकि यदा और तदा ये दोनों भी एक साथ आते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार भविष्यति, रविवार होगा, भविष्यति आएगा ना, तो भविष्यति यानी आने वाला कल। हया माने क्या होता है, बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, और स्वा माने होता है आने वाला कल। तो ये स्वा सही हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, स्वा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगला वाक्य है क्रियाम न विदधतीत। अब इसमें क्या भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्रिया मतलब कार्य को नहीं करना चाहिए, तो सहसा, सहसा मतलब अचानक यानी सडनली, एकाएक। अधुना, अधुना मतलब अब, तो अब नहीं भरेंगे, इसमें भरेंगे सहसा। ये अव्यय हैं, अव्यय की भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से देखें। उसके बाद कोलाहलम कुरु, कोलाहल करिए, तो इसमें नूनम मतलब निश्चय ही, माँ मतलब मत, तो यहाँ पे भरेंगे माँ। कोलाहलम माँ कुरु, कोलाहल मत करो। क्यों, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 होता है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। खंड घा प्रारंभ हो गया प्रश्न नंबर 13 से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आने वाला है। प्रश्न नंबर 13 में क्या होगा, एक गद्यांश आएगा कथा वाले पार्ट से। तो ये देखो ना, ये पैसेज किस पार्ट से आया हुआ है, भ्रांतो वाला से। तो भ्रांतो वाला, स्वर्ण काका, गोदोहनम, ये तीनों पाठ बहुत BBIP हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें। तो पाठ पढ़ा है और इनके प्रश्नों के उत्तर आप दे लेंगे। 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला टाइप होता है एक पदेन का, तो देखो कैसे उत्तर ढूंढेंगे। बालः कुत्र मधुरम अपश्यत, बालक ने कहाँ पे मधुकर को देखा। तो मधुकर को कहाँ देखा था, बताइए। अरे बगीचे में देखा था ना, यानी पुष्पोद्यानम। ये देखो ना, लाइन मिल गई। मधुकरम दृष्ट्वा खिरुद्धुम द्वितीयनिवारम आह्वयत, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा पुष्पोद्यानम। अगर एक पद में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो पूरी लाइन लिख देंगे, क्योंकि ध्यान दो बच्चों, ये आधे नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का, आधे नंबर का, दोनों मिला के 1 नंबर है ना। तो आधा नंबर तो आपको वैसे मिल जाएगा, चाहे आप एक पद लिखेंगे या पूरा वाक्य लिख लेंगे। उसके बाद कह हठम आचरति, तो कौन हठ कर रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालः। उसके बाद कह बालस आह्वानम तिरस्कृतवान, किसने बालक के आह्वान को तिरस्कृत किया था, तो किसने तिरस्कृत किया था, मधुकर ने। ये देखो ना, लाइन में ले आया हुआ यहाँ से यहाँ तक। बस ये पैसेज के प्रश्न हैं, इसको आप कर लेंगे, इसको मैं बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इतने समझदार तो आप हो ही चुके हैं। अब हम बताते हैं शाखंड को, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है यथा निर्देशम में। इसमें बच्चों को ध्यान क्या देना होता है, अवलोक्य इत पदस्य अत्र पर्याय पदम किम, इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला। तो अवलोक का अर्थ होता है देख करके, तो इसका समान अर्थ वाला पद जो पैसेज में आया हुआ है वो क्या है, दृष्टवा। क्या है, दृष्टवा। अब कोई बालक कहे सर जी अवलोक तो पैसेज में है ही नहीं, तो आपको अवलोक को नहीं ढूंढना है, उसके समान अर्थ वाला पद आपको पैसेज में ढूंढना है, तो दृष्टवा हो जाएगा। उसके बाद आहवयत,
इस क्रियापद का कर्ता पद आपको ढूंढना है। तो इसका कर्ता पद क्या है पैसेज में? सा। पुनः पुनः इत अर्थे किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। पुनः पुनः इस अर्थ में कौन सा पद पैसेज में आया हुआ है? तो उसके लिए पैसेज में क्या आया हुआ है? बारम। पुनः पुनः के लिए क्या आया हुआ है? बारम आया हुआ है। इस तरह से, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 13 को भी हल कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 आएगा श्लोक वाले पार्ट से। उसमें से एक श्लोक आएगा, उसमें से आपको उत्तर ढूंढ के लिखने होंगे। एक पदेन का आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो सर्वदा कीदृशम वाक्यम वक्तव्यम, हमेशा कैसे वाक्य बोलने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिय वाक्य। जंतवः केन प्रसीदन्ति, इसमें भी इसका भी उत्तर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। यानी दोनों का एक ही उत्तर है, बस इसमें क्या लिखेंगे? प्रिय वाक्य लिखेंगे इसमें, और इसमें प्रिय वाक्येन, यही डिफरेंस है। उसके बाद कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कहाँ पे दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे इस लाइन को आप ऐसे लिख देंगे। अगर कोई अच्छा बालक है तो क्या लिखेगा? वचने दरिद्रता ना भवेत, इस तरह से भी आप लिख लेंगे। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी प्राणी किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे? आप ऊपर वाली लाइन को लिख देंगे। श्लोक में 2 ही लाइन होती है ना, तो आप चिंता मत करिएगा। एक प्रश्न के उत्तर में एक दूसरी लाइन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरी लाइन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या ध्यान देने वाला प्रश्न कौन सा है? जो 3rd खंड है सा वाला, यथा निर्देशम का। इसमें भी देखिए प्राणिनः इत पदस्य पर्याय पदम किम। प्राणिनः मतलब होता है जीव जंतु, इसके लिए पैसेज के में कौन सा पद आया हुआ है? तो पैसेज में आया हुआ है जंतवः। क्या आया हुआ है? जंतवः। कहाँ पे आया हुआ है देखिए ना, नहीं तो आप कहेंगे सर जी हमने तो देखा ही नहीं श्लोक में क्या आया हुआ था। तो देखो यहाँ पे जंतवः आया हुआ है, इसका अर्थ होता है प्राणिनः। इसका अर्थ तो आप जानते हैं ना श्लोक का, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा मधुर बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है प्रसन्नाः भवन्ति इत अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। प्रसन्न होते हैं, इसके लिए श्लोक में कौन सा पद आया हुआ है? इसके लिए श्लोक में क्रियापद आया हुआ है तुष्यन्ति। क्या आया हुआ है? तुष्यन्ति। अप्रियम वाक्यम इत पदस्य विपर्य पदम। अब यहाँ देखो ना, विलोम पद के लिए कई टाइप के प्रश्न मतलब प्रश्न पद लिखा रहता है। विपर्य जानते हो ना, अब विलोम लिखा होता तो सभी बच्चा जान जाता। यहाँ पे विपर्य लिख दिया, देखो ना, ये आपके एग्जाम वाले अंकल ऐसा ही आपको फंसा देते हैं। तो विपर्य माने होता है विलोम पद। क्या होता है? विलोम पद। तो अप्रियम, इसका विलोम पद क्या आया हुआ है श्लोक में? तो आया हुआ है प्रिय वाक्यम। बस भाई, अप्रिय का उल्टा क्या होगा? प्रिय, और वाक्यम आप लगा देंगे प्रिय वाक्यम। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 में जो नाटक वाला पार्ट है ना, गोदोहनम, उसी में से पैसेज आएगा। तो इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन। तो यहाँ पे देखो ना, ये आया हुआ चंदन और मल्लिका वाला पार्ट है ना, उसी में से पैसेज आया हुआ है। इसमें भी एक पदेन है, इसका भी उत्तर आप ढूंढ कर लेंगे, क्योंकि पैसेज से उत्तर करने में तो आप सभी तेज ही हैं। फुल सेंटेंस वाला भी कर लेंगे। हम सीधा आते हैं सा वाले पर। तो क्योंकि सा वाला कठिन प्रश्न है, इसलिए इसी को बताते हैं। मार्ग्याः इत पदस्य कृते संवादे कः पर्याय आगतः। मार्गाः, इसके लिए कौन सा पद आया हुआ है पैसेज में? तो उसके लिए आया हुआ है पंथानः। मल्लिका के लिए चंदन कहता है ना, शिवास्ते पंथानः, यानी जिसको आप कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसी के लिए यहाँ पे पंथाना आया हुआ है मार्गाह के लिए। उसके बाद संवादे त्वया इत कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अब ये क्रियापद ढूंढने के लिए प्यारे बच्चों किसका ढूंढना है? त्वया। तो त्वया और क्रिया दोनों को ढूंढने के लिए आपको पैसेज में जाना पड़ेगा। तो हम पैसेज में ढूंढते हैं। त्वया कहाँ है? त्वया तुम कहाँ हो? देखिए मिला? नहीं मिला। कहाँ मिला? ये देखो मिल गया, त्वया मिल गया ना। त्वया वक्तव्यम,
अब ये वक्तव्यम क्या है? क्रियापद है। क्रियापद जानते हैं ना, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसी को संस्कृत में क्रियापद कहते हैं। तो बस आपको वक्तव्यम लिख लेना है। इस तरह से हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 14 को भी हल कर लिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, यानी 13, 14, 15 हमारे पूरे हो गए। अच्छा हाँ, एक प्रश्न रह गया था इसमें, देखिए, दूरम इत पदस्य किम विलोम पदम संवादे लिखतम। दूरम मतलब दूर, तो इसके लिए पैसेज में क्या आया हुआ है? समीपम। क्या आया हुआ है? समीपम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न निर्माण का प्रश्न है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर जी प्रश्न निर्माण का प्रश्न थोड़ा कठिन है, तो इसकी वीडियो हम आपको कल तक बना देंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको किम शब्द का रूप याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? किम शब्द का रूप। और क्या याद करना पड़ेगा? सप्तककार। क्या याद करना पड़ेगा? सप्तककार। अब सप्तककार क्या है, किम शब्द का रूप क्या है, इसके लिए हमने प्रश्न निर्माण की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखें। अब यहाँ पे देखो, पहले में रसालाह रेखांकित है ना, तो रसालाह ये बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा के। सूर्योदयात पंचमी विभक्ति का है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कस्मात। फटाफट करते रहिए, कस्मात हो जाएगा। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, तो इसके स्थान पे हो जाएगा केसाम। क्या हो जाएगा? केसाम। उसके बाद मोदकानी, अब मोदकानी इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? कानी। कितना आसान है, बस किम शब्द का रूप याद होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर आता है 17। इसमें क्या होगा? अन्वय। अन्वय भरना होगा आपको। श्लोक लिखा होगा, अन्वय भी आपके पेपर में लिखा होगा, और उसमें 6 रिक्त स्थान होंगे, और उसमें भरे जाने वाले जो 6 पद हैं वो भी मंजूषा में लिखे हुए होंगे। देखो ना, श्लोक लिखा हुआ है, ये अन्वय लिखा हुआ है, और इसमें 3 रिक्त स्थान हैं, और उसमें भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में लिखे हुए हैं। इसकी ट्रिक और टिप्स क्या है? इसकी ट्रिक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे श्लोक की लाइन को पढ़ेंगे, फिर इसमें ढूंढेंगे कि इन 2 लाइनों में कौन से 3 पद हैं जो इसमें आए हुए हैं इस मंजूषा में। तो देखो कौन कौन है वो 3 पद जो पहले श्लोक का है। मिल गया? नहीं मिला, फिर से ढूंढिए, तब तक ढूंढते रहिए जब तक मिल न जाए। तो पहले में देखो हंसाह, ये है, और कौन है? तेसाम, और कौन है? गताह। अब ये कहाँ का? देखो, गताह यहाँ मिल गया, तेसाम यहाँ मिल गया, हंसा कहाँ है? नहीं मिल रहा सर जी, ये देखो यहाँ मिल गया हंसा। अब देखो ना, अब इन्हीं 3 पद को इस पहले वाले अन्वय में भरेंगे, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। 3 को भरेंगे पहले वाले में। तो यहाँ देखो, नंबर 1 पे हम क्या भरेंगे? नंबर 1 पे हम भरेंगे हंसाह, ये भरेंगे नंबर 1 पर पहले वाले में, यानी यहाँ पर भरेंगे हंसाह। नंबर 2 पे भरेंगे गताह, नंबर 3 पे भर देंगे तेसाम, पहले अन्वय में। अब बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनको हम दूसरे अन्वय में भरेंगे। अब जो 3 बचे हुए हैं उसमें देखो हम कौन कौन भरेंगे, कलर चेंज करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, प्रदानस्य है तो उसके पहले, प्रदानस्य है ना, तो उसके पहले हो जाएगा आदानस्य, यानी यहाँ पे जो आदानस्य है ये नंबर 2 वाले में नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद कर्मणा हो जाएगा नंबर 2 पर, अब एक ही बचा हुआ है कालह, ये हो जाएगा नंबर 3 पर दूसरे वाले अन्वय में। तो इस तरह से करेंगे तो बिना श्लोक का अन्वय जाने भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं आ रहा है तब भी आप भरेंगे, पूरा अन्वय लिखेंगे, आपको हो सकता है एग्जामिनर 1-2 नंबर दे दे। छोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद इसी के अथवा के रूप में भावार्थ का प्रश्न आता है, यानी श्लोक लिखा होगा उसका भावार्थ भी आपके पेपर में लिखा होगा। 3 रिक्त स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद भी लिखे होंगे, भर के आपको लिखना होगा। तो इसमें देखिए, नंबर 1 पे क्या भरेंगे? नंबर 1 पे भरेंगे आचरणस, नंबर 2 पे भरेंगे हीना को, और नंबर 3 को भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे नंबर 3 पे आचरणेन को।
इस तरह से भर के आपको पूरा भावार्थ लिखना है। कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, 1 2 3 लिखा और तीनों पद को लिख दिया, तो ये गलती नहीं करनी है आपको 3 नंबर चाहिए, तो पूरा भावार्थ आपको कॉपी में लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 होता है घटनाक्रम का। किसका होता है, घटनाक्रम का। इसमें 8 वाक्य लिखे होंगे, आपको उनको क्रम से करके लिखना होगा। अब यहाँ पे देखो ये किस पाठ का आया हुआ है, ये आया हुआ है स्वर्णकाका वाले पाठ का। तो प्यारे बच्चों स्वर्णकाका और भ्रांतो बाला ये दोनों पाठ BVIP हैं। इसमें से एक पैसेज भी आएगा और एक ये घटनाक्रम वाला प्रश्न आएगा। तो ये 2 पाठ जो हैं आपको 9 नंबर दिला सकते हैं। कौन कौन पाठ, स्वर्णकाका भ्रांतो बाला। अब इसमें देखो इन वाक्यों को हम कैसे क्रम से करते हैं। सबसे नंबर 1 पे हम कौन सा वाक्य लिखेंगे, ये जो 5वां वाक्य है ये नंबर 1 पे आएगा कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी एक सुंदर पुत्री रहती थी। नंबर 2 पे क्या आएगा, एक बार उसकी मम्मी ने यानी उसकी दादी ने चावलों को सुखाने के लिए रख दिया, ये आ जाएगा नंबर 2 पर। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे आएगा ये जो चौथा वाक्य है, थोड़ी देर में एक कौवा आया ना, उसके समय पे ये हो जाएगा नंबर 3। नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, यानी कौवा बालिका को बुलाया और बालिका वहाँ पहुँच गई, उसने कहा मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, ये हो गया नंबर 4 पे। उसके बाद बीच की कहानी को यहाँ पे काट दिया गया है। अब नंबर 5 पे आ जाएगा ये जो 7वां वाक्य है ना, ये आ जाएगा उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाद नंबर 6 पे क्या हो जाएगा, नंबर 6 पे हो जाएगा प्यारे बच्चों ये जो आपका तीसरा वाक्य है, ये हो जाएगा नंबर 6 पे कि वो उसकी जो एक लालची बालिका थी ना, वो वहाँ पहुँची और उसने कौवे से कहा हे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। नंबर 7 पे आएगा ये जो पहला वाक्य है, नंबर 8 पे आएगा ये वाला वाक्य। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर लेंगे और फिर उनको क्रम से लिख लेंगे। प्यारे बच्चों अगर आपको पूरी कहानी याद नहीं आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा वाक्य किस पे आएगा, तब भी आप इस प्रश्न को लिखेंगे। इन 2 वाक्यों को इधर उधर करके लिख देंगे ना, तब भी आपको 4 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर तो मिल ही सकता है। छोड़ने से तो 0 मिलेगा, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 19 में देखिए क्या आएगा, रेखांकित पदान आधृत्य प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम कृत्वा लिखत। ये शब्दार्थ का प्रश्न है। अलीनाम, इस अलीनाम माने क्या होता है, भरमराणाम भंवरों का। सलिलम, सलिलम माने क्या होता है, पानी, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, जलम। उसके बाद थर्ड है सखवी सा धर्म यात्रा आनंदिता चा भव। अब आनंदिता का अर्थ क्या होता है, प्रसन्ना। कलिंदात्मजा याह, पहले पाठ का है ना, इसका अर्थ होता है यमुना याह। उसके बाद इसी का खा खंड होता है विलोम पद का। किसका होता है, विलोम पद का। इसमें मिलान करना होगा, तो देखिए मिलान कैसे करेंगे, समीपम को मिलाएंगे दूरम से, अनुचितम को मिलाएंगे उचितम से, आदानस को मिलाएंगे प्रदानस से, शुष्कम को मिलाएंगे आर्दम से। अब यहाँ पे शुष्कम मतलब क्या होता है, सूखा, आर्दम का मतलब होता है गीला। तो इस तरह से हमने प्रश्न पेपर को सॉल्व कर लिया। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप संस्कृत के पेपर में बहुत अच्छा करेंगे और 80 में 80 नंबर लाएंगे। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें फटाफट कमेंट करिए, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। फिर मिलेंगे, नमो नमः, धन्यवाद।